नमस्कार। आज के लेक्चर में हम साहित्य के विधाओं की चर्चा करने जा रहा हूँ। साहित्य की विधाओं की चर्चा करने के पहले हमें साहित्य के सही मायने को समझने पर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ जो लिखा जाता है वो साहित्य नहीं है। सब कुछ जो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसके लिए हिंदी में जो शब्द प्रचलित है उसको वाङ्मय कहते हैं। वाङ्मय में और साहित्य में क्या अंतर है? साहित्य वाङ्मय का एक हिस्सा है, पर इस अंतर को समझने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक साहित्य सहचर में दी गई परिभाषा पर ध्यान देना बहुत उपयोगी है। वो कहते हैं कि साहित्य की 3 प्रमुख कोटियाँ होती हैं। बहुत सारा साहित्य सूचनात्मक होता है, उसमें जानकारियाँ दी जाती हैं, तथ्य का तथ्य से संबंध बताया जाता है। ज्ञान विज्ञान के बहुत सारी पुस्तकें, अखबार इत्यादि, ये सब सूचनात्मक साहित्य है। दूसरी कोटि है विवेचनात्मक साहित्य की। इसमें उपलब्ध तथ्यों की व्याख्या या उनका विश्लेषण किया जाता है, उनकी विवेचना की जाती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दर्शन और समाजशास्त्र और इस तरह की तमाम जो डिसिप्लिन्स हैं उनसे संबंधित पुस्तकें इस विवेचनात्मक साहित्य का हिस्सा होती हैं। पर एक तीसरी कोटि है जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनात्मक साहित्य कहते हैं। रचनात्मक साहित्य वही हो सकता है जिसमें कुछ नया रचा गया हो, कोई नई बात कही गई हो, कोई नया बिंब हो, कोई नया चित्र हो, कोई नई कल्पना हो, कोई नया विचार हो, कोई नया संवेदन भी हो सकता है। और यह नई रचना पढ़ने वाले को, सुनने वाले को एक विशेष प्रकार का आनंद प्रदान करती हैं, उसे संवेदित करती हैं, और संवेदना उसे जीवन की कोई नई अंतर्दृष्टि देती है। अगर संवेदना अंतर्दृष्टि नहीं देती, यानी किसी चीज़ को ख़ास तरह से महसूस करते हुए अगर आप ज़िंदगी के बारे में कुछ नया नहीं जानते, तो वो संवेदना विफल है। एहसास हमें समझदारी देते हैं और समझदारी हमारे एहसासों को गहरा बनाती है। ये एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है जो एहसास और समझदारी के बीच लगातार चलता रहता है, और कलाएं और साहित्य इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। साहित्य की परिभाषा को समझ लेने के बाद हम उसके वर्गीकरण पर विचार कर सकते हैं। गद्य और पद्य के बीच साहित्य का बंटवारा किया जाता है, वो आप सब जानते ही हैं। यानी वो हिस्सा जिसमें गेयता हो, जिसे गा सकते हों, वो पद्य कहलाता है, और जिसे हम गा नहीं सकते पर जिसमें कोई नई बात हो, नया संवेदना, उसे हम गद्य कहते हैं। पर इस बुनियादी वर्गीकरण के अलावा भी रूप के आधार पर साहित्य को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। अगर हम अपने प्राचीन परंपरागत काव्यशास्त्र की बात करें, जिसका बीज ग्रंथ भरत के नाट्यशास्त्र को माना जाता है, तो आप पाएंगे कि उसमें काव्य को या साहित्य को दृश्य और श्रव्य के 2 हिस्सों में बांटा गया। यानी वह साहित्य, वह कविता जिसे दिखाया जाता है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और वह जो सुनाया जाता है, जिसे आप अपने कानों से सुनते हैं। ये उस ज़माने की बात है जब लेखन का भी विकास नहीं हुआ था। तब भी कविता कही जाती थी, नाटक खेले जाते थे। तो नाटक जाहिर है कि दृश्य काव्य का उदाहरण है, और कविता जो लेखन की खोज के पहले सुनी सुनाई जाती थी, वो श्रव्य काव्य का उदाहरण मानी जाती थी।
और लेखन के विकास के बाद भी कविता बहुत लंबे समय तक सुनने सुनाने का विषय ही बनी रही। भले ही उसे कागज़ पे लिखा जाता था, दर्ज किया जाता था, लेकिन उसका अभिग्रहण एक सुनने की कला, सुनने के विषय के रूप में किया जाता। महफिलों में कविता सुनाई जाती है, सभाओं में कविता सुनाई जाती है, क्योंकि सुनाकर ही आप एक समूह तक अपनी कविता को पहुंचा सकते थे। लेकिन जब छापाखाना आ जाता है, जब प्रेस सामने आ जाता है, तो ये पहली बार संभव होता है कि साहित्य को घर के एकांत में बैठकर पढ़ा जा सके। कोई ये कह सकता है कि हाथ की लिखी हुई पांडुलिपियों को भी घर के एकांत में पढ़ा जा सकता है। बेशक पढ़ा जाता है, लेकिन छापे खाने के उदय से ये संभव होता है कि कोई साहित्यिक रचना असंख्य पाठकों तक पहुंचाई जा सके। हाथ से लिखकर प्रतियां बनाने की एक सीमा होती है, इसलिए जब तक चीज़ें हाथ से लिखी जाती रहीं, साहित्य मुख्य रूप से एक श्रव्य विषय बना रहा। छापे खाने ने यह संभव किया कि साहित्य घर घर पहुंचे, और तब वो पढ़ने की चीज़ प्रमुख रूप से बन गया। साहित्य को पढ़ने का और सुनने का अनुभव एक ही जैसा नहीं होता। एकांत में जब आप किसी रचना को पढ़ते हैं तो उससे आपका एक विशेष संबंध बनता है, तो जब आप समूह में, सभा में बैठकर किसी रचना को सुनते हैं तो उससे दूसरे तरह का संबंध बनता है। कोई रचना श्रव्य है या पाठ्य है, इससे उसके रूप और उसकी अंतर्वस्तु दोनों पे असर पड़ता है। सुनने की चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो तत्काल समझी जा सके, गहराई से समझी जा सके। पढ़ने की चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो एक बार में न समझ में आए तो उसे आराम से, फुर्सत से बार बार पढ़ा जाए। जो पढ़ने की चीज़ होती है उसमें चिंतन की गुंजाइश ज़्यादा होती है। सुनने की चीज़ ख़ास तौर पर सभा में अगर सुनाई जा रही हो तो उसमें ऐसे तत्व हावी होंगे जिस पे ताली बड़ी आसानी से बज सके। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दृश्य और श्रव्य के अतिरिक्त पाठ्य साहित्य का एक स्वतंत्र वर्ग है, एक स्वतंत्र कोटि है, जिसका विकास छापेखाने के आने के बाद आधुनिक काल में होता। पर ठीक हमारे समय में ऑडियो विजुअल या दृश्य काव्य साहित्य का एक नया रूप लेके आता है। ये साहित्य हमारे सामने डिजिटल रूप में आता है, सिनेमा के तरीके से आता है, सिनेमा के रूप में आता है, या टीवी सीरियल्स के रूप में आता है, या वेब सीरीज़ के रूप में आता है। ये जो स्क्रीन पे आने वाला ऑडियो विजुअल साहित्य है वो गुणात्मक रूप से स्टेज पे खेले जाने वाले दृश्य नाटक से भिन्नता रखता है, अलग होता है, क्योंकि स्क्रीन पे जो आ रहा है उसे एडिट किया जा सकता है, उसे अनेक नए रूप दिए जा सकते हैं जो मंच पर खेले जाने वाले नाटक को नहीं दिए जा सकते। मंच पर एक अभिनेता जब अपनी बात कहता है तो सामने बैठे दर्शकों से उसे एक सीधा संबंध बनाना होता है। स्क्रीन पे आने वाली ऑडियो विजुअल सामग्री का अपने श्रोताओं से बिल्कुल दूसरे तरह का रिश्ता बनता है, क्योंकि वो श्रोता तत्काल प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। उसे बार बार देख सकता है, बार बार सुन सकता है, और चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रस्तुति के आधार पे साहित्य का रूप बदलता है, और इसलिए हम उसे इन कोटियों में रख सकते हैं जिनको हम दृश्य, श्रव्य, पाठ्य और दृश्य श्रव्य कहते हैं। अब हम साहित्य की परंपरागत विधाओं पे एक नज़र डालें।
जहाँ तक गद्य साहित्य की बात है तो उसमें नाटक, जिसके दो रूप माने गए हैं, त्रासदी और कामदी, ट्रेजेडी और कॉमेडी। उसे दुखांत और सुखांत भी कहा जाता है। त्रासदी को दुखांत नाटक भी कहते हैं और कॉमेडी को सुखांत नाटक भी कह सकते हैं, पर कभी कभी कॉमेडी हास्य नाटक के अर्थ में इस्तेमाल की जाती है। कॉमेडी शब्द का इस्तेमाल हास्य नाटक के अर्थ में किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉमेडी एक हास्य नाटक ही हो। व्यापक अर्थ में किसी भी सुखांत नाटक के लिए कामदी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता। पर जो चीज़ नाटक को नाटक बनाती है वो जाहिर है, एक तो यह है कि भाई उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाना है। अभिनेता चरित्रों को अपने अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं। अपनी बात कहने के लिए उन्हें किसी कहानी का सहारा लेना है, कोई कथानक सामने रखना है। अपनी बात को विश्वसनीय तरीके से कहने के लिए उन्हें देश काल पे, यानी किस समय की कहानी है, किस जगह की कहानी है, इसको ध्यान में रखना है। पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए चरित्र के विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको समझना है। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन नाटक में नाटकीयता जिस चीज़ से आती है वो है संघर्ष, वो है कॉन्फ्लिक्ट। नाटक बुनियादी तौर पे दो के बीच का टकराव है। ये दो नायक और खलनायक भी हो सकते हैं। ये दो अपने अपने तरीके के नायक भी हो सकते हैं। ये दो नायक और नायिका भी हो सकते हैं। ये टकराव किसी आदर्श और सामान्य मनुष्य के बीच भी हो सकता है। टकराव का रूप चाहे जो हो, लेकिन टकराव न हो तो नाटक में नाटकीयता नहीं होगी। नाटक के जो बहुत सारे रूप विकसित हुए हैं, जो अलग अलग तरह की डिवाइसेस या अलग अलग तरह के उपकरणों के जरिए संभव हुए हैं, उनमें रेडियो नाटक है, टेलीविज़न नाटक है, टेलीविज़न पे पेश किए जाने वाले श्रृंखलाबद्ध नाटक हैं जिनको सोप ओपेरा कहा जाता है, या सीरियल्स हैं जो सोप ओपेरा का ही एक विकसित रूप है। ये सब तो इनका संबंध उपकरणों से है और इनका स्वभाव उपकरण के स्वभाव पर निर्भर करता है। रेडियो नाटक आवाज़ों के माध्यम से खेला जाता है, उसमें आवाज़ों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। टेलीविज़न नाटक जाहिर है रंगमंच को बहुत विस्तृत कर सकता है। सिनेमा रंगमंच को अपने तरीके से बहुत विस्तृत कर सकता है। तो टेलीविज़न नाटक हो या सोप ओपेरा हो या सीरियल्स हों या वेब सीरीज हो, ये सब नाटक के अलग अलग रूप हैं जो माध्यमों के हिसाब से माध्यम की संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल करते हुए विकसित होते हैं। नाटक का एक रूप एकांकी भी है। एकांकी एक अंक के नाटक कहते हैं जो कुछ दृश्यों को जोड़कर बनता है। एकांकी की विशेषता ये मानी जाती है कि वो जीवन के किसी एक ही प्रसंग या किसी एक ही घटना पे केंद्रित होती है, जबकि नाटक महाकाव्य की तरह किसी समाज के, किसी जाति के संपूर्ण जीवन को किसी न किसी रूप में प्रतिबिंबित करने की कोशिश करता। नाटक के बाद अगर हम गद्य की विधाओं की बात करें तो उपन्यास आधुनिक युग की प्रमुखतम साहित्यिक विधा के रूप में सामने आता। उपन्यास एक तरह से एक समाज की प्रमुख विधा के रूप में महाकाव्य को विस्थापित करता। पुराने ज़माने में महाकाव्य की जो जगह थी, जिस तरह से महाकाव्य एक समाज के, एक जाति के संपूर्ण जीवन को चित्रित करते थे, ख़ास तौर पे उस जाति या उस समाज के जीवन मूल्यों या आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, उसकी जगह आधुनिक ज़माने में उपन्यास ले लेता। महाकाव्य नए ज़माने के साथ चल नहीं पाते, क्योंकि महाकाव्य
स्थिर होता है, महाकाव्य का स्वरूप स्थिर होता है, उसका लक्षण स्थिर होता है, एक स्थिर समाज की देन। बदलते हुए समाज की सच्चाइयों को महाकाव्य प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि महाकाव्य का स्वरूप लचीला नहीं है। उपन्यास आता है छापे खाने के विकास के बाद। उपन्यास साहित्य की एक ऐसी विधा के रूप में सामने आता है जिसका कोई निर्धारित स्वरूप नहीं है। जितने तरह के उपन्यास हैं उतने तरह के उपन्यास के स्वरूप हैं। उपन्यास आधुनिक जमाने के बदलते हुए समाज की सच्चाइयों को, समस्याओं को और सपनों को प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये गद्य में होते हैं और इनका रूप खुला हुआ होता है। मिखाइल बाख्तीन और लुकाच जैसे चिंतकों ने उपन्यास पे गहराई से विचार किया। बाख्तीन ने और लुकाच दोनों ने ही महाकाव्य और उपन्यास के बीच के फ़र्क को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाख्तीन कहते थे कि महाकाव्य हमेशा एक अत्यंत प्राचीन समय से संबंधित होता है। महाकाव्य एक ऐसे समय की रचना जिससे कि उसके पाठकों का कोई सीधा संबंध नहीं होता। वो मानते हैं कि ये कहानियाँ, ये घटनाएं एक ऐसे समय में घटित हुई हैं जो समय बीत चुका है। वो उसको स्मृति के रूप में देखते हैं, पढ़ते हैं, इतिहास के रूप में देखते पढ़ते हैं। उनके अपने जीवन से उसका कोई सीधा संबंध नहीं होता, एक दूरी होती है महाकाव्य के जीवन और समय से उसके पढ़ने वालों के जीवन और समय में। इसी से महाकाव्य का जादू पैदा होता है, असर पैदा होता है। जबकि उपन्यास पढ़ने वाले के अपने समय की, अपने जीवन की अभिव्यक्ति है। शायद इसीलिए लुकाच भी जब उपन्यास की बात करते हैं तो कहते हैं कि उपन्यास एक समस्याग्रस्त समाज के समस्याग्रस्त नायक के जीवन संघर्ष का चित्रण है। तो उपन्यास आधुनिक ज़माने की ज़रूरतों से पैदा होता है, लेकिन गद्य के दूसरे रूपों में, दूसरी विधाओं में कहानी एक ऐसी विधा है जो बहुत लंबे समय से हमारे बीच मौजूद रही है। जैसे नाटक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट, वैसे ही कहानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कौतूहल या उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। कहानी इंसान की क्यूरियोसिटी से पैदा होती है। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है, दूसरों ने जीवन की समस्याओं को हल कैसे किया। कहानी हमेशा इस संभावना से बनती है कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। वो जीवन के अलग अलग रूपों और अलग अलग पहलुओं की परिकल्पना है। एक तरह से कहानी के जरिए कहानी पढ़ने वाला, कहानी सुनने वाला मनुष्य समाज में चतुर्दिक बिखरी हुई दूसरे मनुष्य के जीवन को जानता है। कहानी के माध्यम से वो जीवन हमारे पास आता है जो हमारे अपने जीवन अनुभव से जुड़ा हुआ नहीं है। कहानी हिंदी में कई रूप लेती है, जिससे लघु कथा और लंबी कहानी की चर्चा की जाती है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि अंग्रेजी में जब हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं तो उसका मतलब एक सामान्य कहानी है। कहानी को शॉर्ट स्टोरी इसलिए कहा गया क्योंकि कहानी उपन्यास से अलग है। उपन्यास जिस तरह से एक समाज के संपूर्ण जीवन को चित्रित करने की कोशिश करता है, कहानी उस तरह नहीं करती। वो सिर्फ किसी एक पहलू को लेकर चलती है, इसलिए उसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। लेकिन हिंदी में जब हम लघु कथा कहते हैं तो आशय बहुत छोटी सी कहानियों से होता है, जो आकार में भी छोटी होती हैं और जो दरअसल एक विडंबना या व्यंग्य के माध्यम से जीवन के किसी एक क्षण को प्रकाशित करती हैं, पर उस क्षण से
हम जीवन के गहरे रहस्यों को भी जान सकते हो। इसी तरह हिंदी में लंबी कहानी एक विधा है। लंबी कहानी उपन्यास नहीं है, इसलिए इसमें जीवन की संपूर्णता नहीं होती, लेकिन एक कहानी की तरह किसी एक पहलू को ही लेकर चलती हो ऐसा भी नहीं है। लंबी कहानी इसलिए बनती है कि वो जीवन के किसी एक पहलू, किसी एक प्रसंग, किसी एक विभाग को लेते हुए भी उसके साथ जुड़े हुए सभी आयामों को समझने की चेष्टा करती है। इस तरह एक कहानी के भीतर एक से अधिक कहानियां प्रतिध्वनित होने लगती हैं। गद्य की एक विधा है निबंध। निबंध के बारे में फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि ये एक तरह का खुला हुआ चिंतन है। एक व्यक्ति जब किसी विषय पर सोचता है और एक तरह की लाउड थिंकिंग करता है, जरूरी नहीं कि वो बहुत व्यवस्थित तरीके से, सूत्रबद्ध तरीके से सोच रहा हो, खुलकर सोचता है। उस खुल के सोचने को जब वो दूसरों के साथ साझा करने के लिए शब्दों में बांधता है तो निबंध बनता है। निबंध के लिए निजता का यह स्पर्श जरूरी है। वैसे तो कहने को आप एक अत्यंत सूचनात्मक निबंध भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चों से कहा जाता है कि आप गाय पे लेख लिखो, या महाविद्यालय पर लेख लिखो, या किसी सामाजिक समस्या पर लेख लिखो, ऐसे भी लेख लिखे जाते हैं। पर लेख और निबंध में यहाँ अंतर करने की ज़रूरत है। लेख, निबंध तब बनता है जब उसमें वैयक्तिक चिंतन और वैयक्तिक अनुभूतियों का समावेश हो, और ये आसान नहीं होता। इसके लिए एक नई तरह की भाषा और एक नई तरह की शैली का निर्माण करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने कहा था कि निबंध असल में गद्य की कसौटी है। निबंध से पता चलता है कि किसी लेखक की भाषिक क्षमता कितनी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि उसके चिंतन का दायरा कितना बड़ा है। जब हम गद्य की दूसरी विधाओं की बात करते हैं तो उसमें आलोचना, समीक्षा, समालोचना, ये तीन एक जैसे रूप हैं जिनका मुख्य काम साहित्यिक रचनाओं के गुण दोष पर विचार करना, उनके सफलता असफलता का निर्णय करना और उनके साथ एक संवाद कायम करना होता है। आलोचना केवल ये बताना नहीं है कि कोई रचना अच्छी है या बुरी है, बल्कि उस रचना में निहित आशयों, अभिप्रायों को खोलना और उसे आगे बढ़ाना भी है। इस तरह से आलोचना एक पुनर्पाठ या पुनर्रचना भी बन जाती है। साहित्य की और भी बहुत सी विधाएं हैं जो हमारे समय में या आधुनिक समय में सामने आई हैं, जैसे रेखा चित्र और संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज। ये विधाएं कोई चाहे तो कह सकता है कि ये निबंध नाम की विधा में ये सभी समाहित हो जाते हैं। ये सभी निबंधों के अलग अलग रूप हैं, क्योंकि इन सब में वैयक्तिकता का स्पर्श है, पर फिर भी इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके कारण आप इनको एक अलग श्रेणी में रख सकते हैं, एक अलग नाम दे सकते हैं। जब हम रेखा चित्र की बात करते हैं तो उसमें जोर इस बात पे होता है कि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी प्रसंग का एक पूरा चित्र खड़ा किया जाए, इस तरह कि पढ़ने वाला जैसे उसे आमने सामने देख रहा हो। यह संस्मरण के करीब होता है, लेकिन संस्मरण में स्मृतियों पे जोर होता है, चित्र बनाने पर नहीं। चित्र बनाने का काम पाठक पे छोड़ दिया जाता है, अपने मन में वो चित्र बना सकता है। आत्मकथा और जीवनी भी मिलती जुलती विधाएं हैं। जीवनी में कोशिश ये होती है कि किसी जाने पहचाने व्यक्ति के जीवन संघर्ष को उसके विस्तार के साथ, सच्चाई के साथ प्रकट करने की कोशिश की जाए। और आत्मकथा में लिखने वाला स्वयं अपने जीवन के बारे में बात करता है। जाहिर है कि ये दोनों विधाएं
सफल तभी मानी जाएंगी जब इनमें सच्चाई का और विश्वसनीयता का जोर हो। यात्रा वृतांत एक अलग विधा बन जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य अलग अलग जगहों, अलग अलग शहरों, स्थानों के बारे में अपने पाठकों को बताने के साथ साथ ये बताना भी होता है कि उन यात्राओं में, उन जगहों पर जाकर लिखने वाले ने ठीक ठीक क्या महसूस किया। इस तरह से यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से हम एक साथ अनेक यात्राएं कर पाते हैं। रिपोर्टाज साहित्य की एक विधा इसलिए बनती है कि वो किसी घटना को, किसी प्रसंग को एक संवेदनशील चिंतक व्यक्ति के मुख से पेश करने की कला है। अखबारी रिपोर्ट में घटना पे वर्णन, घटना पे जोर होता है, तथ्यों पे जोर होता है, लेकिन वो तथ्य कहते क्या हैं? जब आप किसी दुर्घटना के बारे में पढ़ते हैं, किसी विपत्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो वो केवल सूचनाएं नहीं होती। वो दुर्घटना, वो विपत्ति, वो मनुष्य के लिए क्या मायने रखती है, उसके मानवीय पहलू को उजागर करते हुए जब कोई बात की जाती है तो उसे हम साहित्य का दर्जा देते हैं और रिपोर्टाज के भीतर रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से साहित्य के गद्य विधाओं का एक संक्षिप्त परिचय आपको मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।